नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे धामी का प्रयास, विपक्ष निराश। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी और विकास कार्यों को गति देने की कवायद तेज हो गई है और इसी कड़ी में राज्य की 48 विकास योजनाओं के लिए 951 करोड़ रुपए विशेष सहायता की मंजूरी दे दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र के इस फैसले के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि विशेष सहायता मिलने से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी। एक तरफ जहां सरकार विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र से मिले बजट के बाद कार्रवाई में जुट गया है, तो दूसरी ओर धामी सरकार पंचायतों को कूड़ा मुक्त कराने के लिए ऐप बनाने जा रही है। राज्य के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की तर्ज पर पंचायतों को कूड़ा मुक्त करने के लिए ऐप बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे गांवों को कूड़ा मुक्त करने में मदद मिलेगी। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर हमला किया है। इसके साथ ही विपक्ष ने सरकार से स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी और विकास कार्यों को गति देने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में राज्य की 48 विकास योजनाओं के लिए 951 करोड़ रुपए विशेष सहायता की मंजूरी दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र के इस फैसले के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि विशेष सहायता मिलने से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी। आपको बता दें कि ये राशि वर्ष 2023-24 के लिए दी गई है। इस विशेष सहायता के सहसपुर में स्किल हब के लिए 25.91 करोड़ रुपए, फार्म मशीनरी बैंक के लिए 25 करोड़, देहरादून में बस डिपो वर्कशॉप के लिए 25 करोड़ रुपए एवं अल्मोड़ा सीवरेज स्कीम के लिए 20.16 करोड़ रुपए मिलेंगे। इनके साथ ही कुछ और योजनाओं के लिए भी स्वीकृति मिली है। वहीं विपक्ष ने राज्य सरकार की ओर से लिए जा रहे ऋण पर सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हुई है जो योजना आयोग की व्यवस्था थी, जिसमें राज्य सरकारों को यह अधिकार होता था कि वो अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत कर सकती हैं। जब से योजना आयोग की व्यवस्था समाप्त हुई, राज्य सरकारों का यह अधिकार भी समाप्त हो गया और उत्तराखंड जो विशेष श्रेणी का राज्य था, जब से इसका दर्जा समाप्त हुआ है विशेष श्रेणी का, हमारे लिए बहुत कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई है। हमें योजना आयोग से धनराशि मिलती थी। इसके नेता विकास विरोधी लोग हैं। कांग्रेस की सोच विकास विरोधी सोच है। कांग्रेस ने जब उत्तराखंड को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था, उसको समाप्त करने का काम किया। जो 2013 तक था उसे 2010 में समाप्त कर दिया। कांग्रेस के आला नेता और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के मुंह तक नहीं खोले। आज कांग्रेस इस प्रकार की बातें कर रही है। विकास विरोधी कांग्रेस है। इंफ्रा को लेकर के, तमाम उत्तराखंड के विकास को लेकर के, उत्तराखंड की एयर कनेक्टिविटी को लेकर के, उत्तराखंड के इंफ्रा को लेकर के, उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को लेकर के तमाम केंद्र की योजनाएं चल रही हैं। एक तरफ जहां सरकार विभिन्न योजनाओं को पूरा करने की तैयारी में जुट गई है, तो दूसरी ओर धामी सरकार पंचायतों को कूड़ा मुक्त करने की ऐप बना रही है। राज्य के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की तर्ज पर पंचायतों को कूड़ा मुक्त करने के लिए ऐप बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे गांवों को कूड़ा मुक्त करने में मदद मिलेगी। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर तंज कसा है। वहीं विपक्ष ने लगे हाथ सरकार से स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। देखिए, राज्य सरकार जिस तरीके से प्रदेश के अंदर ऐप बना करके समस्याओं का निदान करना चाहती है, तो ऐप बना करके समस्या का निदान नहीं हो सकता है। गड्ढा मुक्त के लिए आपने ऐप बनाया, इसका मतलब सरकार कहीं जाती नहीं। अरे जो ऐप आपने बनाया उससे कम से कम देहरादून को तो देख लो। इस देहरादून की सड़कों पर जो है मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्री चलते हैं, तो क्या देहरादून गड्ढा मुक्त हुआ?
ये सरकार गड्ढे में है। ये ऐप से चलने वाली सरकार नहीं है। ऐप तो सुविधा के लिए है, और जब ऐप को डेवलप किया जाता है तो उसमें कुछ त्रुटियां आती हैं, कुछ कमियां आती हैं, उनको फिर और ठीक किया जाता है। तो आप जो देख रहे हैं कि आज पूरे मोबाइल के अंदर ऐप लगे हुए हैं, तो उसके अंदर विस्तार हुआ है, विकास हुआ है। तो निश्चित रूप में उसके जरिए हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले लंदन गया था, जब मैंने गड्ढा मुक्त ऐप की बात की तो लोगों ने कहा साहब ये हमें भी दे दीजिए, क्योंकि लंदन में ऐसा है ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए। आज आप देखिए चंद्रयान जिस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर रहा है। स्मार्ट सिटी बनाने की जगह विनाश सिटी बनाया जा रहा है। विकास दिख नहीं रहा है, विनाश हर तरफ हो रहा है। जिधर जाओ, चाहे चक्रोता रोड पे जाओ, ईसी रोड पे जाओ, चाहे राजपुर रोड पे जाओ, नेशनल रोड पे जाओ, या हमारे जो क्लॉक टावर का एरिया, वहाँ देखो, जहाँ देखो सड़कें खुदी पड़ी हैं। जहाँ देखो जो है कहीं नाली खुदी भी है, कहीं सड़कें बना दी गई हैं, उन सड़कों को दोबारा जो है तोड़ा जा रहा है। हमने नगर विकास मंत्री से भी इस बारे में जो है बात करी थी, और उन्हें कहा था कि आप जो है आइए, मौका मुआयना करिए और देखिए कि स्मार्ट सिटी के तहत जो नालियाँ पहले बनी हैं उन नालियों को तोड़ दिया गया है, जो फुटपाथ पहले बने हैं उन फुटपाथों को तोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट सिटी होगी कहाँ से? जो नालियाँ बन रही हैं उनके ऊपर जो फुटपाथ के ऊपर स्लैब डाले जा रहे हैं, कहीं पे वो डेढ़ फीट का है, कहीं पे वो 6 फीट का है, कहीं वो 1 इंच का है, तो कहाँ से स्मार्ट दिखेगा? कुल मिलाकर के राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार तमाम विकास कार्यों को पूरा करने की कवायद में जुट गए हैं। इसी कड़ी में राज्य को विभिन्न विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र से 951 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी मिल गई है। सवाल ये है कि क्या सरकार सरकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी अब राज्य को केंद्र से ऋण लेना पड़ेगा? क्या ऐप के माध्यम से ही सरकार गांवों को कूड़ा मुक्त कर सकती है? सवाल तो ये भी है कि क्या राज्य सरकार स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच कराएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जब भी बात साफ सफाई की हो या विकास कार्यों की, तो इस समय स्मार्ट सिटी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। स्मार्ट सिटी की जो तस्वीर आ रही है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा तो दे ही रही है, वहीं जनता को परेशानी का सबब भी बन रही है। स्मार्ट सिटी की वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी हम आपको कई बार चर्चा के माध्यम से बता चुके हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। अब विपक्ष ने विकास कार्यों की सीबीआई, स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो पंचायतें हैं वहां पर सफाई करने के लिए या कूड़े उठवाने के लिए एक ऐप की बात कही जा रही है कि लॉन्च किया जाएगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ऐप के जरिए ये सारी जो प्रॉब्लम्स है या जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिल जाएगी। साथ ही साथ ये भी सवाल है कि अब केंद्र से जो ऋण लिया जा रहा है उसका किस तरीके से विकास कार्यों में इस पर विकास हो पाएगा। वहीं अगर हम बात करें, इससे पहले भी केंद्र से कई बार ऋण मिल चुका है, अब उस ऋण से भी कितना विकास हुआ है उत्तराखंड का, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश रस्तोगी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज ध्यानी, माफ कीजिएगा, अनिल थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश रस्तोगी जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी। विकास कार्यों की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है स्मार्ट सिटी के विपक्षी दल द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक मांग ये भी की गई है, ये सवाल उठाया गया है कि जो ऐप बनाने की बात कही जा रही है, ये ऐप कितना मददगार साबित होगा। साथ ही साथ केंद्र से ऋण लेकर आए हैं धामी, इस पर भी क्या कहना चाहेंगे? 3 मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, बड़ा स्पष्ट है, सब दिखाई दे रहा है। स्मार्ट सिटी की सीबीआई जांच तो विपक्ष उठा ही रहा है। देहरादून के लोग भी चाहते हैं स्मार्ट सिटी का जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच होनी चाहिए और वो लोग जेल जाने चाहिए। बीजेपी के जो विधायक हैं, जो ईमानदार विधायक हैं, बेईमानों की तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से कहा है कि जांच होनी चाहिए, और उन विधायकों ने स्मार्ट सिटी के बेईमान अधिकारियों को डांटा भी है, उन्होंने पकड़ा भी है कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ लापरवाही है। लेकिन जब सरकार ने चश्माई
टीन का लगा रखा हो बजाय शीशे के, तो देखेगी कैसे। हम्म। दूसरी बात मैं कहनी चाहूंगा, ऐप की अब कूड़ा ऐप बनाया जा रहा है, उससे पहले गड्ढा मुक्त ऐप बनाया गया था। ये ऐप बनाने का कारण क्यों पैदा हुआ? क्यों कमरों के अंदर बैठ करके सियासत करनी चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या जनता में आक्रोश है? क्या जनता से जुड़ाव कम हो गया है? क्या जनता को नजरअंदाज किया जा रहा है? मैंने देखा है अपने लक्सर विधानसभा क्षेत्र में और रुड़की विधानसभा क्षेत्र के और खानपुर के उन क्षेत्रों में जिनमें बाढ़ से पानी काफी भर गया था, लोगों के घरों में बड़ा नुकसान हुआ है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मौके पर पहुंचे तो उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बदतमीजी करने पर उतारू हो गए। पुलिस में शिकायत करनी पड़ी, और एक सांसद महोदय ने तो एक सीओ को बहुत बुरी तरीके से रुड़की में सबके सामने हड़काया भी, अपमानित किया। अपराध किसी और का और डांटने और ये करने का काम किसी और का। तो आज जो ऐप बनाने की स्थिति आई है वो भी भाजपा का मामला हो सकता है कि लोगों में इतना नाराज है, उनके बीच में जाएंगे तो मारे पीटेंगे, इसलिए ऐप से काम चला लो। स्मार्ट सिटी की बेईमानी कहीं छिपी नहीं है। और मैं के न्यूज चैनल को धन्यवाद दूंगा, बार बार के न्यूज चैनल ने नब्ज को पकड़ा है, नब्ज को। जहां भ्रष्टाचार हुआ है, जहां बेईमानी हुई है, जहां घोटाला हुआ है, किसी की कोई जांच नहीं हुई, अभी तक कोई दोषी जेल नहीं गया है। लेकिन ये बताइए राजेश रस्तोगी जी, अभी कई बार आप लोगों की तरफ से सीबीआई जांच की मांग हर मुद्दे पर की जाती है और सरकार इसे वाजिब नहीं ठहराती, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हो। आप लगातार सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की, अब इसमें भी आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच नहीं हो रही है तो इस मामले पर क्या होगी? मैं ये कह रहा हूं, ये सीबीआई जांच तो कराएंगे ही नहीं। इनका तो अपने विधायकों पे यकीन नहीं है। ये कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा के विधायक भी चाहते हैं स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार की जांच हो। अब ये सीधी वो जांच होगी कहां से? कौन सी ऐसी एजेंसी है सिवाय सीबीआई के? और सीबीआई में ये जांच अगर चली गई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी फंसेंगे, मुख्यमंत्री भी फंसेंगे। उस कार्य के, स्मार्ट सिटी का कार्य जो जनपद प्रभारी देख रहे हैं वो भी फंसेंगे। तो जब इन्हें लगता है कि हम फंसेंगे तो ये कहीं जांच वांच नहीं कराते हैं, ये तो उससे पीछे भागते हैं। और मणिपुर में भी जो जांच हो रही है वो सीबीआई की सरकार नहीं करा रही है, मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट की डर से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब समय आ गया है उत्तराखंड के भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर जनहित याचिका लगानी पड़ेगी। अंकिता भंडारी की जांच नहीं कराई, पूरा प्रदेश, करण मेहरा जी ने बयान दिया, उस पर तो बहुत उतले उतले फूंक दिए हैं भाजपा के लोगों ने। लेकिन अंकिता भंडारी के मामले की सीबीआई जांच हो, भारतीय जनता पार्टी की कोई महान आत्मा बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों ऐसा डर है? क्यों ऐसी बात है? जब कोई जुड़ा हो किसी भ्रष्टाचार से, जब किसी का रोल हो किसी भ्रष्टाचार में, तो निश्चित रूप से वो ये चाहेगा कि जांच नहीं होनी चाहिए। ये जांच होगी तो हम लोग फंसेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच कराना नहीं चाह रही है, और जांच ना कराए जाने का कोई भी कारण ना तो मुख्यमंत्री बता रहे हैं, ना उनके प्रदेश अध्यक्ष जो श्री भट्ट जी हैं वो बता रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो पूरा चलिए राजेश जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, जरा और लोगों के भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हेमा भंडारी जी, क्या कहना चाहती हैं इन तीनों मामलों पर? हालांकि आपको तो लग रहा था कि दिल्ली दौड़ जो है वो यूं ही हो रही है और कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो तो ऋण लेकर आ रहे हैं। यशी जी ऋण लेकर आ रहे हैं। इससे पहले भी काफी जो है घोषणाएं भी की हैं इन्होंने। उत्तराखंड में ये जो ऋण आ रहा है ये एक विशेष सहायता लोन के रूप में आ रहा है। उत्तराखंड तो पहले से ही कर्जे में ही डूबा हुआ है, क्योंकि करोड़ों रुपए की जो ये विशेष सहायता राशि स्वीकृत की गई है। लेकिन देखना यह है कि जो ये विशेष
जो स्वीकृति मिली है विशेष कार्यों को करने के लिए, कि वास्तव में धरातल में ये लोग कार्य कर पाते हैं। क्योंकि पहले भी ऐसे कई घोषणाएं की हैं, कई, क्योंकि मीडिया के सामने आना है और अब लोकसभा चुनाव भी है, तो अब लॉलीपॉप तो देना ही है मीडिया को। और अभी ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक महत्वाकांक्षी योजना बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत, पता ही होगा अभी कि आपको, बद्रीनाथ का जो निर्माणाधीन पुल है वो गिर गया है, उसमें एक मजदूर बह गया है। तो ये तो इनके विकास कार्य हैं जो बोल रहे हैं, विकास कार्य लगातार चल रहे हैं, कितने लोगों की जान ले रहे हैं। और स्मार्ट सिटी के नाम पे कोरा कोरा धोखा है कि जो कार्य पूरा करने के लिए किया था, आज देखिए। अच्छा यशी जी, मैं एक चीज और बता रही हूँ कि मैं आज थोड़ा सा लेट आई थी, शायद मैं पहले नहीं जुड़ पाई थी, क्योंकि मैं विकास कार्यों की उसमें चली गई थी, अपने 2 व्हीलर से आ रही थी और वो दिखा नहीं, विकास कार्यों में मैं गिरी और फिर मुझे घर जाके फिर कपड़े चेंज करके मैं हिम्मत जी, आप ठीक है? ऑल इज वेल? हाँ, तो अब मैं ठीक हूँ और फिर मैं भाग के दोबारा आई, मैं इसलिए आपके यहाँ लेट आ पाई। तो ये जगह जगह जो ये हो रहे हैं ना, गड्ढे कर रहे हैं कि अब हम गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं, अब वो, तो ये लगातार जो निर्माण चल रहा है वो पता नहीं कितने लोगों की हड्डियां तोड़ के रखेगा और किसी की तो जान ही चली जाएगी। ये ऐसे भी खास कार्य इनके हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के में मैंने पहले भी बताया था कि वहां पर लगातार जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो बरसात का समय चल रहा है और जो खुदाई हो रखी है, तो अगर इसमें सीबीआई की जांच होती है तो इसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। देखिए यशी जी, वो है ना कि साच को आँच का, तो अगर सच्चाई है, अगर कोई डर नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई डर नहीं है, कुछ भ्रष्टाचार हुआ नहीं है, तो होने देना। अगर मांग कर रहे हैं, विपक्ष मांग कर रहा है, तो क्यों घबरा रहे हैं? घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सीबीआई की जांच कराने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो अंकिता भंडारी की भी नहीं कराना चाहते थे। पता है कि जो भी जांच बैठेगी उसमें हमारे नेता, हमारे मंत्री जरूर उस घोटाले में लिप्त पाए जाएंगे, तो जांच से बचो। कितना कोशिश करते हैं भाजपा वाले की जांच ना कराई जाए, क्योंकि सारे के सारे लिप्त है ना, हर चीज तो यही पनप रहा है, सारे तो इसी राज में पनप रहे हैं। ये चीज अब बताइए ना, इनके जो स्मार्ट सिटी का काम है कहाँ तक भाजपा के प्रवक्ता ही बताएंगे। तो नहीं जांच करवा पा रहा, विपक्ष भी तो नहीं मजबूती से अपनी बात रख पा रहा है ना, शायद यही वजह है कि आपकी बात रखने के बावजूद भी अभी सीबीआई जांच का कुछ अता पता नहीं। यशी जी, डबल इंजन की सरकार है ना, अब विपक्ष का काम तो सिर्फ सड़कों पे चिल्लाकर धरना प्रदर्शन करना ही है। अब डबल इंजन की सरकार है तो अब दूसरों के लिए तो सीबीआई, ईडी सब बिठा सकती है तुरंत, कोई छोटा मामला हो बिठाओ, क्योंकि जो विपक्ष में ऐसा हो गया। लेकिन खुद के लिए ये क्यों भागते हैं सीबीआई से दूर? भाई हम कह रहे हैं कि जब कोई इनके नेताओं ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, नहीं घोटाले नहीं किए, तो करवाने दें, सीबीआई जांच से क्यों भागते हैं? लेकिन वो है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो कैसे करवा सकते हैं? तो ये इनके विकास कार्यों की हेमा भंडारी जी, वापस आऊंगी मैं। हमारे साथ अनिल थपलियाल जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ यूकेडी नेता। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी, एक बार फिर से आपका, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। जपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अनिल थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल थपलियाल जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा आप। धन्यवाद काजोल जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं आपसे यशी जी, अब जैसे कि आपको अवगत है कि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं और विकास कार्यों की जो गति है वो निश्चित है कि जब भी चुनाव होता है तो सत्ताधारी जो सरकार होती है, पार्टी होती है, दल होता है, वो विकास कार्यों में प्रगति लाता है। अभी आपने देखा होगा कि अभी एक प्रवक्ता महोदय ने कहा, बहुत सही बात की उन्होंने, कि जो ये 951 करोड़ रुपया 48 योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, वो लोन की मंजूरी दी है। अगर आज आप उत्तराखंड सरकार के इन योजनाओं की बात करें या खर्चे की बात करें, तो एक बच्चा जन्म लेने से पहले 1 लाख रुपया कर्ज लेके जन्म लेगा। दूसरी बात, ये जो ऐप चला रहे हैं, इन ऐपों को इस जगह करते ही उच्च शिक्षा के लिए ऐप बनाते, आपदा प्रबंधन हेतु तो ऐप बनाते, बेरोजगारी को हटाने के लिए ऐप बनाते। आपने कूड़ादान हटाने के लिए ऐप बनाया। आप क्या चाहते हैं? आप नमामि गंगे में इस प्रोजेक्ट को जोड़ना चाहते हैं। ये जो 951 करोड़ रुपया 48 योजनाओं की, उस योजना के अंतर्गत है क्या? मैं ये जानना चाहूंगा वर्तमान सरकार से।
दूसरी बात, ये जो स्मार्ट सिटी, तीसरी बात, जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और हर उत्तराखंड वासी का ये था कि भाई वास्तविक में जो देहरादून के हैं, चाहे पहाड़ के हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हैं, हमारे उत्तराखंड के निवासी, जनता का ये था कि भाई देहरादून में एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो हम वर्तमान सरकार से निवेदन करेंगे कि इसी प्रकार की एक स्मार्ट सिटी, छोटे गांव जो शहर में अच्छे शहर हैं, जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र, आपदा के ग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनमें स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चालू करेंगे। लेकिन निराशाजनक ये है कि स्मार्ट सिटी के जब उन्होंने गड्ढे देखे और जब उन्होंने स्कूल के बच्चों को रोते रोते हुए पानी में भीगते हुए देखा, नीचे गिर गए बच्चे, पेरेंट गिर गया, कोई साइकिल से जाता, कोई स्कूटर से जाता, कोई मोटरसाइकिल से जाता है। भाई तुम्हारे पास तो मर्सिडीज है, तुम तो राजा हो, तुमने विकास उत्तराखंड का थोड़ी किया, तुमने विकास अपने और अपने सगे संबंधियों का किया है। उत्तराखंड जनता का, एक भी जनता को बोलो जो आंदोलनकारी है उत्तराखंड, जिसने आंदोलन लड़ा था, वो बोल दे मेरा विकास हुआ है, उसको तो रोजगारी नहीं मिला है। उत्तराखंड आंदोलनकारी अगर वर्तमान सरकार को पूछा जाए, उनमें से गिनती की जाए जिन्होंने गोली खाई, जिन पे FIR हुआ था, जो जेल में बंद रहे, महिला पुरुष बच्चे, उनको बता, उनको उनसे इनसे पूछा जाए वर्तमान सरकार से। वर्तमान सरकार क्या, जो पूर्व में सरकारें रही, उनकी भी मैं बात करूंगा। मैं भी एक उत्तराखंड वासी हूं और मैं उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को भली भांति जानता हूं। शायद इसमें से किसी का घर अभी पहाड़ में नहीं होगा, होगा भी तो वीरान होगा। मैं पहाड़ में जाता हूं, मैं अपने घर जाता हूं, अपने घर की भौगोलिक परिस्थिति, अगल बगल, अड़ोस पड़ोस, सब चीजों को समझता हूं। मैं गुजर रहा हूं उस रास्ते से, 5 किलोमीटर में गया हूं, 10 किलोमीटर तक मैंने ट्यूशन पढ़ी। मैं जानता हूं ना कि क्या है उत्तराखंड की स्थिति। 94, 2000 से पहले भी क्या थी और 93, 90 से बाद भी जब तक हम लोग आंदोलन लड़ रहे थे, उसमें मैं स्टूडेंट छात्र संघ का सचिव भी रहा, DAV का, तो मुझे मालूम था उस समय में हम आंदोलन में रहे, हमें मालूम था हमारे साथ कौन लोग थे, क्या थे, किस पार्टी के थे। आज तो सभी कह रहे हैं कि उत्तराखंड 22 साल का हो गया। 22 साल में मैं दोनों बड़े दलों से पूछता हूं जिन्होंने नेतृत्व किया है। 23 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है उत्तराखंड राज्य को बने हुए। 23 काम एक ऐसा बता दिए जो जनता हित में हो। एक ऑल वेदर रोड बनाने से ये विकास है, ये विनाश है। आप किसी का घर उजाड़ रहे हो, आप ये इतने जो आपने ये बिजली के उत्पादन के लिए वो बनाए हुए हैं, NTPC लगा लीजिए, आप ये टिहरी बांध लगा लीजिए, श्रीनगर परियोजना को लगा लीजिए, ये बिजली कहाँ जा रही है? बिजली लोग फ्री कर रहे हैं। उत्तराखंड के निवासी को बिजली फ्री मिलती है क्या? या यूनिट में किसी दर में कमी है क्या? ये आपको ये सोचना चाहिए कि उत्तराखंड का आंदोलन कुमाऊं गढ़वाल। चलिए अनिल थपलियाल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, उसके बाद जपेन जी आपसे जवाब देंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होते हैं, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं धामी का प्रयास और विपक्ष निराश। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जपेन जी का रुख करना चाहूंगी मैं। जपेन जी, देखिए, पहली बात तो ये कि विपक्ष चाहता है कि आप CBI जांच कराएं स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों का, पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये जो ऋण आया है, पहले ही उत्तराखंड बहुत कर्जे में है और विपक्ष का ऐसा मानना है कि आप और कर्जा ले रहे हैं, इसके बाद तो यहाँ की जनता का क्या हाल होगा, और अगर कर्जा ले रहे हैं तो उससे कितना विकास कार्य करेंगे, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ आपने जो ऐप बनाने की बात कही, अब कूड़ा उठाने के लिए भी ऐप बनेगा, गड्ढा मुक्त के लिए भी एक ऐप बनाया गया था। अब ये ऐप क्या वाकई काम करते हैं या फिर सिर्फ चूंकि लोकसभा चुनाव है तो अब एक एक करके चीजें निकल कर आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा उत्तराखंड को 25वीं वर्षगांठ से पहले विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की है। और उसके मद्देनजर जो हमारे स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं और विकास कार्य चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम चल रहा है, या जनता की जो और मांग है, कूड़ा एक अपने आप में निस्तारण का विषय एक बहुत बड़ा विषय है, उसके ऊपर निश्चित तौर पे योजना बन रही है कि कैसे वो सारी चीजें होनी है। और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ऐप अगर टेक्नोलॉजी का उसमें यूज किया जा रहा है तो ये कहाँ गलत है? टेक्नोलॉजी को साथ में जोड़कर आज सरकारें विभिन्न राज्यों में काम कर रही है, पूरे वर्ल्ड में काम कर रही हैं, तो ठीक है। विपक्ष की
अपनी मंशा, अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता को जिंदा रखने के लिए, राजनीतिक जमीन को सींचने के लिए आप कुछ भी बोलते रहें, ठीक है, वो उनका अधिकार है, हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन यहां जहां तक उत्तराखंड के परिपेश में अगर हम बात करें कि ठीक है आज थोड़ा उसमें विलंब हो रहा है, उससे हम इनकार नहीं करते कि स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर थोड़ा विलंब हुआ है, क्योंकि हम एक पर्वतीय राज्य में हैं। यहाँ बरसात के टाइम पे पूरे 2-2.5 महीने तक पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। थोड़ा सा लेट हुआ। आपका क्या मानना है कि क्या ज्यादा लेट हो गए हैं हम लोग? आपको लगातार समय सीमा बढ़ानी पड़ रही है, तो आप मुझे बताइए ना कि थोड़ा सा लेट हुआ है, आपकी जो समय अवधि थी उससे कितना लेट आप चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो विकास, देखिए जी, सबसे पहले तो विकास कार्यों की मॉनिटरिंग समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी और पीएमओ खुद कर रहा है, और जहां कहीं कोताही नजर आती है तो उस पर संज्ञान लिया जाता है। और आज एक तरफ विपक्ष कहता है कि सीबीआई तो जो है सरकार के हाथ का खिलौना है, आप ये हमारे पे लगा देते हैं, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि आप अपनी भी जांच उसी सीबीआई से करा लो। कि हमारा इतना निवेदन है कि आप इन विकास कार्यों को कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है, उसमें विलंब हो रहा है, अभी उसमें शिकायतें भी होंगी, उन शिकायतों को का निवारण किया जा रहा है। कहीं हो सकता है कि थोड़ी सी लापरवाही भी नजर आए, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर इस तरह से विकास कार्य पिछले 23 वर्षों में पहली बार हो रहे हैं। और जिस तन्यता और आपके स्मार्ट सिटी के चक्कर में आज हेमा भंडारी जी घायल हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वही बोलना हम बिल्कुल माफी चाहेंगे, हम बिल्कुल माफी चाहेंगे कि हमारी हेमा बहन को अगर विकास नहीं वो कार्यों के चलते हुए इनकी कहीं स्कूटी को कोई गड्ढा हुआ या हुआ, लेकिन आप ये सबसे अच्छी बात है कि आप सुरक्षित हैं, ठीक है। ये भी एक विकास कार्यों का ही नतीजा है कि आप सुरक्षित हमारे सामने बैठी हैं और इस डिबेट का हिस्सा हैं। लेकिन हाँ, जहां थोड़ी सी सार्थक विपक्ष की तरह उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कीजिए, और सरकार का काम है उन त्रुटियों को दूर करके और विकास कार्यों को आगे बढ़ाकर प्रदेश को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करना। ये सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। आपको अपने युवा मुख्यमंत्री पे और अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, आप लोगों को अपने अपने दल की राजनीति भी चमकानी है। आप लोग अगर खामियां नहीं निकालेंगे तो आपकी बात को सुनेगा कौन? ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जिस तरह से सरकार हम समझते हैं, सरकार समझती है, मुख्यमंत्री जी पहाड़ों का दर्द समझते हैं, और इस पहाड़ों का दर्द बीच में नहीं। अनिल थपलियाल जी, ठीक है, जपेंद्र जी जरा अनिल जी को 1 मिनट सुन लेते हैं। अनिल जी। यसी जी, मैं ये अभी हमारे बहुत अच्छा प्रवक्ता साहब बीजेपी के बहुत अच्छा बोल रहे थे वो, और ये तो बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी जो है बोलने में महारत हासिल है, बीजेपी को सत्ता बनाने में महारत हासिल है। लेकिन मैं एक जानना चाहूंगा, क्या आप कुंवर जी, आप पहाड़ के किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? गढ़वाल कुमाऊं दोनों क्षेत्र से, किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं? आप अगर आप जानते हैं, आपको थपलियाल जी शायद अगर आपको हमारा मसूरी का जन्म है, हमारे परिवार को 150 साल हो गए इस राज्य के अंदर, मसूरी का हमारा जन्म है। ठीक है, मैंने पूरे पर्वतीय जनपदों में पूरा टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, आप ये बताइए कि शायद ही कोई हमसे ज्यादा पर्वतीय जनपदों में घूमने वाला व्यक्ति हो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि जो आपने ये ऐप कूड़ादान साफ करने के लिए बनाया, और आप जनता की उत्तराखंड जनता की मांग थी, आप उस योजना पे क्यों काम नहीं करते हैं? आपकी जो केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार में आती है, जो नीडेड है, जो लोग जो जरूरतमंद है, उन तक तो पहुंचती नहीं है, केवल घोषणाएं होती हैं। थपलियाल जी, घोषणाएं होते हैं। मैं पहाड़ का जनपद रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूं। जरूर 3 जनपद ऐसे हैं आपके 13 जिलों में केंद्र उन्हीं योजनाओं को स्वीकृति देती है जो राज्य सरकार की संस्कृति के साथ आती है, और जो राज्य और राज्य की जनता के हित में हो। और जो जनता हित ही नहीं है राज्य की, उन योजनाओं का क्या करें हम? वो चाहे 100 करोड़ की हो, 500 करोड़ की हो। अरे आप बताइए कौन सी ऐसी योजना है जो जनता के हित में नहीं है? आप बताएं, संबंधित करें, आप बताएं, आप बताएं कि आपको कौन सी ऐसी योजना है जो जनता के हक में नजर नहीं आती? आपदा में नए जो संसाधन है उनको जोड़ने की कोशिश करें ताकि पहाड़ जिंदा रहे।
आंदोलन पहाड़ के लिए हुआ था। बिल्कुल पहाड़ की जनता ने पहाड़ के लिए आंदोलन किया था। मैनेजमेंट को लेकर सरकार आप देखेंगे, मुझे बताइए, पिछले समय से सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है और किस तरह से अधिकारियों को फील्ड में झोंककर राहत का कार्य कर रही है। ये वही हाल है। आप ये जो ऐप बना रहे हैं, ये ऐप किस लिए बनाया गया है? कूड़ादान साफ करने के लिए क्यों कर रहे हैं आप स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए करिए ना, आप शिक्षा व्यवस्था उच्च करने के लिए करिए, आप आपदा संकट को तो क्या ये ठीक है? आप प्रस्ताव आप सिटी का दे सकते हैं, स्मार्ट सिटी ऐप हर चीज की आवश्यकता है। आपका माननीय प्रवक्ता जी, राज्य को माननीय प्रवक्ता जी, आपका स्मार्ट और सिटी का भी चलिए अनिल थपलियाल जी, जपेन जी, अनिल थपलियाल जी और जपेन जी रुक जाइएगा आप जरा। हेमा भंडारी जी, अनिल थपलियाल जी प्लीज, अनिल थपलियाल जी रुक जाइए। अनिल थपलियाल जी रुकिए। हेमा भंडारी जी। यशी जी बड़ी हाँ राजेश जी इसके बाद आती दुख हूँ। होता है, बड़ा दुख होता है ये देख के कि जो शहादत हमारे उत्तराखंड गठन के लिए की गई थी, उन शहीदों के जो सपने थे आज सपने ही हैं। जो सपने पूरा करने के लिए उन्होंने, अभी आप देखिए ना 75 साल की वो महिला हो गई है जिन्होंने बयान दिया था कि उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ था। उन्होंने कोर्ट में बयान दिया है और कैसे उनके साथ बलात्कार हुआ था। और आज इतना सब कुछ सहन करने के बाद आज हम वहीं खड़े हैं। आज जो उत्तराखंड की पीड़ा है, आज उत्तराखंड वासियों की वो पीड़ा जो की त्यों है। क्यों हमने उत्तराखंड अलग होने की मांग की थी? क्या हमने ये चाहा था कि उत्तराखंड अलग होगा और ऐसे निर्माण कार्य होंगे कि पुल ढहने लगेंगे और जगह जगह जो है स्मार्ट सिटी के नाम पे घोटाले शुरू हो जाएंगे, इतना भ्रष्टाचार फैल जाएगा? ये तो हमने उत्तराखंड की कल्पना नहीं की थी। ये दर्द है जो हर उत्तराखंड वासियों के सीने में। भ्रष्टाचार दिल्ली में हो रहा है। आज जो है यशी जी, आम आदमी पार्टी शासित राज्यों में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। जपेन जी आप नहीं करते थे ना जपेन जी? आप केंद्र में बैठ के क्या कर रहे हो जपेन जी? केंद्र में तो आप बैठे हो ना, मत होने दीजिए ना। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो केंद्र में किसकी सरकार है? यहाँ तो डबल इंजन की सरकार होते हुए हम देख रोका है ना, आपके दो मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं, रोका है ना, वो एक्सपोज हुए हैं ना। वही तो आपके दो मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं, 2-3 और जाने वाले हैं, तो वो जनता देख रही है ना, वो एक्सपोज हुई है ना आपकी सरकार और आपके मंत्री एक्सपोज हुए हैं ना। आपका यही तो काम है, जो काम करेगा उसको डालो ईडी सीबीआई का वो करके। तभी तो आपने वो भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। आपकी पार्टी ज्वाइन करे। चलिए हेमा जी मैं वापस आती हूँ। जपेन जी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। ये बीच में बोलने लग जाते हैं। ये पीड़ा इनको नजर नहीं आती है ना, पहाड़ों की पीड़ा। हमारा जो है खेती बिल्कुल नष्ट हो गई है, वहाँ जानवर खा जाते हैं, वहाँ हम खेती नहीं कर पाते हैं। हम मतलब कैसे खाए? जपेन जी नहीं, आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, मैं जवाब लूंगी आपसे वापस आकर। ये पहाड़ों की पीड़ा जब भी शुरू होती है इनको दिल्ली और पंजाब याद आ जाता है। पहाड़ों के 22 साल हो गए हैं, 22 साल में क्या क्या विकास हुआ है पहाड़ों में? क्या पहाड़ के जो निवासी है उनके लिए क्या किया है? ये एक भी काम गिनवा दे हमें। मैं चैलेंज करती हूँ यहाँ पे कि क्या कराया। चलिए इसका जवाब मैं जपेंद्र जी से ले लेती हूँ। हेमा भंडारी जी मैं वापस आऊंगी। राजेश रस्तोगी जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद जपेंद्र जी आपके पास आती हूँ मैं। जी यशी जी धन्यवाद बहुत बहुत। अभी ये कूड़ा मुक्त ऐप की बात चल रही है, तो मैं आपके चैनल को बता देना चाहता हूँ। माननीय न्यायमूर्ति महोदय जो उच्च न्यायालय नैनीताल है हमारा, उन्होंने अभी पिछले महीने ही पूरे प्रदेश में साप्ताहिक सफाई अभियान चलाया था। और वो तब चलाया था 7 जनहित याचिकाएं माननीय न्यायालय में आई थी। 7 जगह जगह पूरे राज्य में जो प्रॉब्लम पैदा हुई उनको लेकर के, और 6 पे वो आदेश कर चुके थे कि सरकार इस पे ध्यान दे, सरकार इसको लागू करे, सरकार इसको अच्छा बनाए। तो लास्ट वाली जो थी 7वीं, उस पे चीफ साहब ने खुद ही संज्ञान लिया कि भाई सरकार क्या ना करे, मैं खुद करूंगा। और उसका रिजल्ट ये निकला, 1 सप्ताह तक पूरे राज्य में सभी जजों ने, सभी अधिकारियों ने, सभी पुलिस अधिकारियों ने, सबने जगह जगह सफाई अभियान चलाया। उससे बड़ी पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्या हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हुई। तब जाकर के ये ऐप इनके मूड में आया। हाई कोर्ट में जवाब भी इनको देना है। अभी जपेंद्र जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है, मैं उनका सम्मान करता हूं। मुझे उनकी बातों से लगा बड़े धीर गंभीर हैं कि स्मार्ट सिटी के मामले पे मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं और पीएमओ भी लगातार समीक्षा कर रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का, बड़ी गहराई से
वो समीक्षा कर रहे हैं। इसी समीक्षा में वो ये भी जांच कराएं कि उनके जो विधायक लोग हैं वो कौन से भ्रष्टाचार पे हल्ला मचा रहे हैं, उसको भी जांच के दायरे में लाएं। और 2-4 लोग जब जेल जाएंगे तो पता चलेगा हाँ कुछ भ्रष्टाचारी गिरफ्तार हुए। जैसे काशीपुर हाईवे के मामले में कई गिरफ्तारियां हुई, वो बातें नेताओं की नहीं हुई, किस कारण से क्यों नहीं हुई, अधिकारी सब जेल चले गए थे। तो मेरा इसमें कहना है कि प्रभारी मंत्री और जो विभाग के मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उन सबके साथ समीक्षा होनी चाहिए और दोषी लोग 2-4 जेल भी जाने चाहिए। एक बात और मैं अपनी तरफ से यशी जी कहना चाहूंगा, अभी खास करके आपके चैनल का ध्यान दिलाना चाहूंगा, जपेंद्र जी भी बैठे हैं, रामपुर पिहराया कांड, जिन्होंने कुर्बानियां दे करके खून बहा करके ये राज्य बनाया, आज वो गवाही देने से क्यों डर रहे हैं? सीबीआई को वो गवाह क्यों नहीं मिल रहे हैं? अभी एक महिला ने गवाही दी थी मुजफ्फरनगर पहुंच करके। तो सरकार को, उत्तराखंड राज्य की सरकार को हमारे उस घटना से संबंधित जितने भी गवाह हैं उन सबको सुरक्षा भी, उनकी आने जाने की व्यवस्था भी और उनके खाने पीने का सब ध्यान रखते हुए सरकार को रामपुर तिरहाया कांड के मामले में वो गंभीरता से लेना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। राजेश जी, जरा जपेंद्र जी से इसका जवाब भी लेते चलते हैं। जपेंद्र जी, जवाब दीजिए। हम आपके माध्यम से यहाँ ये जानकारी देना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इसका संज्ञान लिया है, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन हमारी अस्मिता और हमारे सम्मान का विषय रहा है और उस अनेकों कुर्बानियों के बाद जो राज्य मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उस समय राज्यों की घोषणा करी और भारतीय जनता पार्टी आज भी संजीदा है। और आज प्रदेश के पास एक ऐसे युवा कर्मठ मुख्यमंत्री हैं जो खुद इन्वॉल्व होकर मॉनिटरिंग करते हुए एक छोटी से छोटी घटना और एक बड़ी सी बड़े घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए रखते हैं और तुरंत फैसला लेते हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको इसमें एक अच्छी चीजें देखने में नजर आएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जरा स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर। जैसा कि अभी राजेश रस्तोगी जी ने स्मार्ट सिटी का भी जिक्र किया कि अगर प्रधान पीएमओ से समीक्षा हो रही है या मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो जेल कोई क्यों नहीं जा रहा है? ये भी तो बड़ा सवाल है। ऐसा तो है नहीं कि देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और हम डिबेट हमारी बिल्कुल एक पॉइंट पे, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आई है। तो अभी ये सब हमारी जानकारी में, आपकी जानकारी में भी है यशी जी, के पीछे हमारा केंद्रीय सरकार ने, पीएमओ ने हमारी स्मार्ट सिटी की जो अगली हमारी किस्त थी वो रोक दी और उस पर बड़ा हो हल्ला हुआ था। हमने भी बैठ के डिबेट्स करी। तो उसका कारण ये था कि ये मॉनिटरिंग इतनी स्ट्रांग है कि जो काम हो रहे हैं उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग, और जब तक उसमें एक सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं चला जाता और उसकी रिपोर्ट नहीं चली जाती, तो निश्चित रहे आप स्मार्ट सिटी में अगर किसी भी तरह का मतलब तो यही हुआ ना जपेंद्र जी कि आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब ड्रीम प्रोजेक्ट का अगर ये हाल होगा तो जाहिर सी बात है कि किस्तें तो रुकेंगी ही ना। ये तथ्य निकल कर आ गए ना सामने। सब हो रही है मॉनिटरिंग, ऐसा नहीं है नहीं हो रही। कभी अधिकारियों के लेवल से या कभी जो हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कहीं कोई देरी हो जाती है या उसमें कुछ शीला हवाली होती है, तो कम से कम इतना तो साफ है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसके बावजूद पहली बार ये देखने में इस तरह से आ रहा है कोई भ्रष्टाचार अपनी मॉनिटरिंग कर रही है, राज्यों से, अपने ही राज्य सरकारों से जवाब तलब कर रही है, और उसके ऊपर जिस तरह से ये कार्रवाइयां हो रही हैं, ये भविष्य में आपको नजर आएगा। नहीं जपेंद्र जी, देखिए हम तो चाहते हैं कि भाई कार्रवाई हो, कुछ ठेकेदार जेल में जाएं, इसके पीछे जो भ्रष्टाचार, मेरी बात सुनिए ना जपेंद्र जी, देखिए हम तो चाहते हैं ना कि कार्रवाई हो, कुछ ठेकेदार जरा जेल जाएं, जो लोगों को समस्याएं हुई हैं उनका भी तो कुछ हिसाब किताब होना चाहिए ना। निश्चित तौर पर सब निकल कर सामने आएगा। आप जरा जैसे जैसे ये काम आगे जा रहे हैं, तो जहां कोई लापरवाही है, जहां कोई दोषी है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सन हो, तो निश्चित तौर पर सब पे कार्रवाई होना सुनिश्चित है। कहीं पे भी जनता के हक का पैसा, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि विकास के धन को भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। उसके लिए हमें अगर किसी का भी गिरबान नापना पड़ा तो उस गिरबान तक हाथ पहुंचेंगे।
जपेन जी, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द होगी और हमें आगे स्मार्ट सिटी पर चर्चा ना करनी पड़े। मैं तो ये भी चाहती हूँ, क्योंकि स्मार्ट सिटी पर चर्चा कर करके तो मैं भी थक चुकी हूँ कि हर बार वही स्मार्ट सिटी की बात होती है और हर बार कार्रवाई का आश्वासन होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। राजेश जी, अगली जांच, अगली डिबेट जब भी हो तो कुंवर जपेंद्र जी उसमें बताएंगे कि इस भ्रष्टाचार में ये लोग सम्मिलित हैं। कम से कम नाम तो घोषित हो। बिल्कुल, आप प्रमाण लेके आइए। आप प्रमाणों के बाद अगर कहीं आपको लगता है कि आपके प्रमाणों के बाद नहीं कार्रवाई हुई, तब निश्चित तौर पर हम कसूरवार हैं। मेरे पास प्रमाण है, मेरे आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन प्रामाणिकता के साथ आरोप लगाना, ये अपने आप में एक, ये तो प्रमाण आपने ही दिया भाई साहब, बड़ा भारी प्रमाण दिया। आपने कहा कि पीएमओ ने किस्त रोक दी थी, तो इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही किस्त रोक दी थी स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट की, यह जानकारी देखिए ना। राज्य में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है। ऐसा भारतीय राजनीति में हुआ है कि सरकार और राज्य सरकार काम कर रही हो। मैं ठीक है, जब पीएमओ ने किस्त रोक दी थी, पीएमओ ने, तो ये जांच किस वजह से रोकी थी, ये तो पता चले ना कौन है उस भ्रष्टाचार। मैं ये चाह रहा हूँ, बताओ ना आप जनता। नहीं राजेश, देखिए वक्त तो सबको चाहिए होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं अगली डिबेट में कह रहा हूँ मैडम, अगली डिबेट में तो कल ही होगी, अब कल थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। अनिल थपलियाल जी, 15 दिन बाद 20 दिन बाद, 1 महीने अभी माननीय आदरणीय प्रवक्ता जी ने कहा कि प्रमाण लेके आइए और हम उन पे कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता कहाँ होती है, पहले तो इनसे ये पूछिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता क्या होती है। एक जनता से पूछिए ना, जिनके बच्चे गड्ढे में गिर रहे हैं। अभी हेमा भंडारी जी हमारे का उदाहरण दिया। 2 दिन पहले मेरे गाड़ी का पिछला पहिया 10 आदमी बुला के सप्पल लगा के ऊपर गया मैंने। इतना बड़ा गड्ढा इनके बेलवी रोड पे, जहां भाजपा कार्यालय का मुख्य कार्यालय है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक करते हैं, ये बैठक करते हैं, उससे 100 मीटर आगे जा करके, और मैं अपने बच्चे को छोड़ने जा रहा था मॉर्निंग के समय में, तो गाड़ी का पिछला पहिया फंस गया, पूरी ट्रैफिक जाम हो गई। लोग बेचारे आए, उन्होंने मेरी मदद की, जैसे तैसे करके गड्ढे से। स्मार्ट सिटी है, मैं ये कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, धरातल की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, जब केंद्र सरकार से आप लोन ले रहे हो, ऋण नहीं, ये कोई तुमने विकास का ऋण नहीं लिया जो सरकार में इतना बजट होगा कि आप कह रहे होंगे कम पड़ गया विकास की गति में और लाएं। आप लोन ला रहे हो, प्रत्येक बच्चा कर्जे में डाल दिया आपने भाई, एक बच्चा कर्जे में है। आपको मैं ये अवगत करा दूं माननीय वर्तमान सरकार को कि आप चर्चा के बजाय धरातल पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं उनको धरातल पे उतारें, और जो लोग नीडी हैं इन योजनाओं के अंतर्गत आते हैं उन योजनाओं को न लाएं जो हवा में है। आप 100 करोड़ का पुल बना अनिल जी, क्या मुझे बताइए, क्या वाकई सरकार काम नहीं कर रही? और अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो दो बार जनता बेवकूफ तो है नहीं जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। उसका मेन कारण यह है कि इनका आत्मविश्वास। मेरी बात सुनिए, नहीं अनिल जी, एक सेकंड, आप कहिए, आप जो गलत चीजें हैं आप उनका विरोध करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया या सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। सरकार तो काम भी कर रही है ना। ऑल वेदर रोड की अगर हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि वो सरकार ने बहुत बेकार काम किया है। डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, जैसे कि मैंने अभी जितना रिसर्च किया, सही कह रहे हैं, काम किया। जो इनका लक्ष्य है, लक्ष्य जो इन्होंने अपना तय किया था कि हम, अब यूसीसी इनके मैनिफेस्टो में था, यूसीसी की बात उन्होंने करी। मेरी बात सुनिए, यूसीसी वो लाना चाह रहे हैं, उसके बाद भी इसका विपक्ष विरोध कर रहा है, तो अब हर बात का विरोध करें ये भी तो जरूरी नहीं है ना। नहीं, देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि यूसीसी लाने से, ये तो राजनीति है, और राजनीति कर रहे हैं तो जनता आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना अनिल जी। आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ बैठकर कोई नहीं, आप यहाँ बैठकर एकदम समाज सेवा तो कर नहीं रहे, आप भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, जपेन जी भी वही कर रहे हैं, और यहाँ बेटा हर व्यक्ति राजनीति करेगा क्योंकि वो राजनीतिक दल से आता है। अनिल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, जपेन जी को जरा सुन लेते हैं, उसके बाद तुरंत मैं वापस आती हूँ। जपेन जी, देखिए, 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्बल वर्ग को और मध्यम वर्ग को जो लाभ मिलता रहा है वो पहले कभी नहीं मिला। आज निर्बल और मध्यम
वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह धरातल पर उतारा गया है। आयुष्मान कार्ड में हमारे पास कम से कम प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 8 लाख से ज्यादा लोग उसका लाभ ले चुके हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं विकास कार्यों की, तो विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं। उसका ठीक है, आज रेंज का टाइम है, इसमें थोड़ी सी दुर्घटनाओं का भी डर रहता है, थोड़ा सा काम नहीं। देखिए जपेन जी, अभी आप यूसीसी की अगर मैं बात करूं, देखिए यूसीसी भी आपके मैनिफेस्टो में था। एक सरकार काम नहीं कर रही। जपेन जी देखिए, अभी यूसीसी आपके मैनिफेस्टो में था, आपने यूसीसी लाने के लिए पूरे ड्राफ्ट तैयार कर लिया, तमाम चीजें कर ली, अब यूसीसी ठंडे बस्ते में चला गया। आखिर अब यूसीसी पर भी तो बात करनी चाहिए ना, यूसीसी का क्या होगा? यूसीसी ठंडे बस्ते में नहीं गया है, यूसीसी ठंडे बस्ते में नहीं गया है। यूसीसी लागू होने जा रहा है बहुत जल्द। प्रदेश की हमारी सबसे बड़ी समस्या थी लव जिहाद, या जो डेमोग्राफिक चेंज का दुष्प्रभाव पड़ रहे थे, जो घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या, वो जो उत्तराखंड को ठिकाना बना चुके हैं या ठिकाना बनाने का आगे प्रयास किया, ये जन समस्याएं नहीं है क्या? इससे आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड प्रभावित नहीं होता हुआ दिख रहा, हमारा जनमानस प्रभावित होता हुआ नहीं दिख रहा? तो सरकार खुली आंखों से विकास कार्यों के साथ साथ उस प्रत्येक मुद्दे के ऊपर निर्णय ले रही है, त्वरित निर्णय ले रही है, कार्य योजना बन रही है कि जिससे भविष्य का उत्तराखंड सुखद और सुरक्षित उत्तराखंड बनाया जा सके। हेमा भंडारी जी, जी अभी जपेंद्र जी ने कहा कि जांच चल रही है। वो जब भी डिबेट होती है तो भाजपा के प्रवक्ता यही कहते हैं कि होगा होगा होगा, वो कब होगा ये नहीं पता, धरातल पे कब होगा इसका कोई अता पता नहीं है। और आज पूछा गया था कि भाई तुम जो ठेकेदार हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो कार्रवाई हो नहीं सकती, जांच हो नहीं सकती, क्योंकि क्या होता है कि जिसको ठेका दिया जाता है तो उसके एक चेन सिस्टम होती है, और उस चेन सिस्टम में कि इसको इतना परसेंट, इसको इतना परसेंट, ये ऊपर तक नेताओं तक पैसा पहुंच जाता है। तो अगर ठेकेदार पर ये शिकंजा कसते हैं तो वो सारे के सारे लपेटे में आएंगे। तो जांच कैसे बैठ सकती है? इसलिए जांच तो बैठ ही नहीं सकती। और जिस तरह से ऐप लाने की, ये जो ऐप की बात चल रही है, तो ऐप तो वो लाया जाए ना, एक ऐप बना देते ना ये लोग बेरोजगारों के लिए भी। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को कि एक बेरोजगारों के लिए भी, एक पलायन के लिए भी इस तरह के ऐप भी बनाए। लोग बहुत परेशान हैं, तो हम बार बार झगड़ा ना करें, हम ऐप में ही डाल दिया करें। पलायन के लिए मुझे लगता है ऐप जरूर बनना चाहिए। वैसे ये अच्छा सुझाव है, ये अच्छा सुझाव है पलायन। जपेन जी, मुझे लगता है पलायन जो एक बड़ा मुद्दा है और आपकी इससे काफी हद तक समस्या भी सॉल्व हो सकती है। मुझे लगता है कि आपको इस सुझाव को आगे प्रोसीड करना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सुझाव है। निश्चित तौर पर इस तरह से डिबेट के माध्यम से जो अच्छा सुझाव आएगा प्रदेश के जनता के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा, निश्चित तौर पर उस प्रयास को आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर पर ये प्रस्ताव आगे सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का हम पूरी तरह से काम करेंगे। अनिल थपलियाल जी, मैं ये कहना चाहूँगा मैं मंत में कि जो अभी मैंने पहले भी कहा था डिबेट में, ऐप की जो बात रही, ये अनावश्यक ऐप न बना के और 3 ऐप, इनके 3 चुनौतियों के 3 ऐप जरूर बनाए। 3 ऐप हमेशा जो भी सरकार रही हो, पूर्व में रही हो, वर्तमान में रही हो, उनके पास 3 चुनौतियां रही हैं: आपदा, पलायन और स्वास्थ्य और बेरोजगारी। 4 इनके पास बहुत बड़ी चुनौतियां रही हैं। उन चुनौतियों को पूर्ण रूप से अभी भी निवारण नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया उनका। तो उनको ऐप बनाने हो तो इस पे, अभी पहले भी कहा था मैंने अपने ट्वीट में, इन पे बनाएं जो जिससे लोगों को पता लगे, जो पहाड़ के दूर दुर्गम में रहने वाले लोग हैं, जिन लोगों को अभी ये पता तक नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है, वो केवल मुख्यमंत्री जानते हैं, उनका नाम तक नहीं जानते हैं। आप ये बताइए, तो जब ये योजनाएं उन तक पहुंचेगी तभी तो पता करेंगे, तभी तो जानेंगे कि कौन क्या है, विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो विकास जैसा था पहाड़ों में वैसे ही है। वक्त की कमी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो सुझाव हैं उनको जपेन जी आगे जरूर प्रोसीड करेंगे और ये जनता के हित में जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, एक और जहां पर धामी जी दिल्ली गए, दिल्ली दौरे से अगर हम बात करें केंद्र सरकार से तो उनको ऋण मिला, तो वहीं दूसरी तरफ जो स्मार्ट सिटी है उसके विकास कार्यों की सीबीआई जांच करने की मांग विपक्ष द्वारा
की जा रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें काफी सुझाव विपक्षी दलों द्वारा भी दिए गए हैं कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पंचायतें हैं वहां पर आपको बता दें कि जो पंचायतें हैं वहां पर कूड़ा उठाने के लिए भी एक ऐप का निर्माण करने की बात कही जा रही है। उस ऐप के जरिए कूड़ा उठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार एक और डिजिटलाइजेशन के ऊपर जा रही है और डिजिटलाइजेशन करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या कुछ करती है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही, और इसी बीच आपको